चलिए हम आज की अपनी इस वीडियो डिस्कशन का पहला सवाल डिस्कस करते हैं। हमसे कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो कि गिवन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के अंदर आपका एक्सप्रेस करता है। स्टेटमेंट है हिज फादर्स आर्म वाज बैंडेज्ड बाय द काइंड नर्स। बाय whom? बाय द काइंड नर्स। तो आप लोगों को पता है जो ऑब्जेक्ट है हिज फादर्स आर्म, वो क्या होगा? वो आपका शुरुआत में, तो इसको मुझे कहां पर ले जाना पड़ेगा? लास्ट में। और ये जो काइंड नर्स है, मैडम है, इनको हमें शुरुआत में ले जाना पड़ेगा। और वॉज बैंडेज्ड आपका क्या हो जाएगा? सिंपल बैंडेज्ड। तो द काइंड नर्स वॉज बैंडेज्ड का क्या हो जाएगा? बैंडेज्ड बाई, सॉरी, बैंडेज्ड हिज फादर्स आर्म। तो यहां पर आपका द काइंड नर्स बैंडेज्ड हिज फादर्स आर्म, ये ए वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, इधर का उधर करना है, जो वर्ब है उसको हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम किसका? जुडिशियस का। तो स्टेटमेंट पढ़ना है, पढ़ सकते हैं आप। सीधे सीधे उन्होंने सिनोनिम पूछा है तो हमें यार ये वर्ड ही देखना है ना, इसका मतलब पता है तो हम इसका जो पर्यायवाची है वो ढूंढ लेंगे। जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर, या तो आप के अंदर होता है, या आप दिखाते हैं अपना एक अच्छा जजमेंट, मतलब आप समझदारी दिखाते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं समझदार। ठीक है, तो ये हो गया जुडिशियस। अब समझदार का मुझे इन चार विकल्प में से क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है। पहला वर्ड है हैस्टी। हैस्टी पर मैंने पहले भी चर्चा करी है। हैस्टी का मतलब होता है जब आप जल्दबाजी में होते हैं, जब आप अर्जेंसी शो करते हैं, आप जल्दबाजी दिखा रहे होते हैं। हैस्टी का जुडिशियस से कोई लेना देना नजर नहीं आया। फिर दूसरा वर्ड है रिडिकुलस। रिडिकुलस आपने सुना होगा, जहां पर आप लोगों को ना किसी भी चीज में मजाक नजर आए, आप किसी की मौकरी कर रहे हैं, मतलब आप किसी ऐसी बात को कह रहे हैं जो कि हास्यास्पद है, आपको उसमें हंसी आए, तो रिडिकुलस भी आपका जुडिशियस शब्द से नहीं मिलता जुलता नजर आ रहा। फिर एक वर्ड यहां पर नजर आ रहा है हमें, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जब आप ना विवेकी होते हैं, आपके अंदर विवेक होता है। विवेक का मतलब क्या है? मतलब आप समझदारी दिखाते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, तो मैं भी ना ध्यान रखूं इस बात का। तो ये क्या है? ये आपका विवेक है, और आपका ये विवेक आपके अंदर होना आपको क्या बना रहा है? आपको एक विवेकी बना रहा है। तो आपका प्रूडेंट होना मतलब क्या है? कि आप आगे की बात को सोच समझकर एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो, आप समझदारी दिखा रहे हो। तो ये जो जुडिशियस और प्रूडेंट वर्ड है, यही एक दूसरे के सिनोनिमस रहेंगे। सिली का मतलब मूर्ख होता है, तो इसका भी इससे कोई मतलब नहीं था, तो प्रूडेंट वाला जो शब्द है वो इसमें करेक्ट जाएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनना है जो कि इस अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सटीट्यूट कर सकता है। द बिट्रेयर ऑफ द कंट्री वॉज एट लास्ट अनमास्क्ड। तो कुल मिलाकर ये जो बिट्रेयर ऑफ द कंट्री इन्होंने यहां पर दिया है ना, इसका हमें इन चार विकल्प में से कोई भी एक वर्ड निकालना है। आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश को धोखा देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रेटर ही तो कहते हैं। जो देशद्रोही होता है उसको ट्रेटर ही कहा जाता है ना, तो ये वर्ड ट्रेटर चला जाएगा भाई इसमें। अपने देश के साथ गद्दारी करने वाला ट्रेटर, इसी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बाकी के जो वर्ड है, थीस्ट है। थीस्ट के बारे में सभी को पता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव रखता है, ईश्वरवादी है, थीस्ट है। ट्रॉन्ट पर पहले भी हमने चर्चा करी है, वो जो अपने स्कूल से छुट्टी मारता है ना, आपका किसी ने कुछ बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, छुट्टी मार ली, मतलब वो अनुपस्थित है, यानी कि वो क्या है? एक ट्रॉन्ट है। ट्रांसग्रेसर पर भी हमने कई बारी आप लोगों के साथ चर्चा करी है, वो व्यक्ति जो कि लॉ या फिर कानून को क्या करता है? वायलेट करता है, या फिर अगर उसको किसी ने कमांड दी होती है उसको वो वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। तो उल्लंघन करता क्या हो जाएगा? ट्रांसग्रेसर हो जाएगा। तो बिट्रेयर ऑफ द कंट्री का वर्ड जो आपका यहां पर जाता वो ट्रेटर जाता। सेंटेंस दिया है, इसमें एरर आपको ढूंढनी है। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन। ओके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शी विल बी, शी विल बी तक भी ठीक है। अवे फॉर दी, अवे फॉर दी फ्यू नेक्स्ट डेज। अब आप लोग मुझे बताओ, फ्यू नेक्स्ट डेज वाला ये जो इन्होंने यहां पर फ्रेज यूज करा है, क्या ये सही है? अगर मैं इसकी जगह पर आपसे कहूं कि शी विल बी अवे फॉर दी नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू डेज होगा ना, फ्यू नेक्स्ट डेज क्या होता है? अवे फॉर दी नेक्स्ट फ्यू डेज। ये आपका फ्रेज यहां पर यूज होना चाहिए था, जिसका मतलब ये है कि आगे कुछ दिनों में वो क्या है? दूर रहेंगी। वो है नहीं, तो जाकर अपनी चेयरपर्सन से क्या कर लीजिए? प्लीज मिल लीजिए।
तो ये फ्यू नेक्स्ट डेज की जगह पर नेक्स्ट फ्यू डेज आपका फ्रेज यूज होना था। यही इसमें गलती मुझे नजर आई है। ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि अंडरलाइन सेगमेंट को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, डांस, डांस ग्रेसफुली। आई पिक्ड अप माई लिटिल क्लॉक एंड इट बिगन टू डांस ग्रेसफुली। अब आप लोग मुझे बताओ कि डांस ग्रेसफुली का मतलब क्या होता है? ग्रेस से नाचना, है ना? अब यहां पर ये किसको लेकर पूछ रहे हैं? अपनी लिटिल क्लॉक को लेकर। भाई, जो क्लॉक की साउंड होती है या फिर घड़ी की जो साउंड होती है, उसको अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो कि जब वो घड़ी काम कर रही होती है तो उसका साउंड कैसे आता है, तो वो हमें ढूंढना है। घड़ी नाचने थोड़ी ना लगेगी। इस डांस ग्रेसफुली की जगह पर आपको ऐसा कुछ देखना है जो कि उस क्लॉक की साउंड से रिलेटेड हो, कि उसकी साउंड जब वो काम कर रही थी घड़ी तो कैसे आ रही थी। वर्क का कोई मतलब नहीं है, वर्क एग्रीएबली। मूव ग्रेजुअली, वो कहीं जाएगी नहीं, मूव नहीं करेगी। वो लिफ्ट भी नहीं होगी कि वो लिफ्ट होकर हवा में तैरने लगेगी। अब यहां पर देखिए चौथा वर्ड दिया है, चाइम प्रिटिली। चाइम प्रिटिली का मतलब होता है जब कोई घड़ी फंक्शन कर रही होती है उसके समय में उसकी जो प्यारी सी साउंड आपको आती है। तो ये जो चाइम प्रिटिली है ना, कि आई पिक्ड अप माई लिटिल क्लॉक एंड इट बिगिन टू चाइम प्रिटिली, ये वाला ऑप्शन इसमें सब्स्टिट्यूट होगा। डांस थोड़ी ना करेगी यार वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे वॉइस में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, वी शुड क्लीन द हाउस रेगुलरली। अब क्या कर रहे हो आप? घर को क्लीन कर रहे हो। तो ये 10 द हाउस जो है इसको शुरुआत में ले जाएंगे। क्या करना है आपको? क्लीन करना है। तो हम क्या कहेंगे? शुड बी क्लीन्ड कर देंगे इसको। और बाई होम क्या हो जाएगा? बाई वी का हो जाएगा अस। सो द हाउस शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली बाई होम, बाई अस। तो द हाउस शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली बाई हस, ये देखो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऑब्जेक्ट जो है द हाउस वो शुरुआत में चले गए। फिर जो एक्टिव वर्ब है शुड क्लीन, उसका शुड बी क्लीन्ड हो जाएगा। आसान होते हैं ये। सिनोनिम बताना है। वर्ड आपको दिया है डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब क्या होता है? जब आप शिष्टाचार से व्यवहार करते हैं, मतलब आपका एक ऐसा व्यवहार जो कि एक स्टैंडर्ड्स, एक मोरालिटी को दर्शाता है। आप किसी के प्रति रिस्पेक्टेबल है, डिसेंट है, तो मतलब आपका शिष्टाचार, आपकी शिष्टता। डिसेंसी का मतलब आपकी शिष्टता, तमीज। ओके। अब इसका मुझे सिनोनिम ढूंढना है। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? डिसेप्शन तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया ना, जिसको हम कहते हैं धोखा। तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। कर्टिसी एक वर्ड इन्होंने यहां पर दिया है। कर्टिसी का मतलब क्या होता है? ये आपका एक पोलाइट बिहेवियर होता है जो कि आपका लोगों के प्रति क्या दिखाता है? रिस्पेक्ट दिखाता है। कर्टिसी। तो कर्टिसी और डिसेंसी यहां पर मुझे एक दूसरे के सिनोनिम नजर आ रहे हैं। ये एक दूसरे के सिनोनिम होंगे, पर्यायवाची होंगे। रूडनेस भी एक नेगेटिव वर्ड है। जब आप, आपके जो मैनर्स है आप उसको कंसिडर ही ना करें, आप मैनर ही ना दिखाएं, मतलब आप रूडनेस दिखा रहे हैं। परवर्जन भी एक अच्छा वर्ड है जिसको रेगुलरली अलग अलग जगह पर यूज करा जाता है। अगर कोई चीज अपने ओरिजिनल कोर्स से भटक जाए, कहीं और की तरफ निकल जाए, तो वो क्या है? परवर्जन है। ठीक है। तो आपका अगर किसी चीज का जो मतलब है उस मतलब से आप भटक जाएं, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उससे भटक जाएं, तो आपका जो भटकना है, आपकी जो ये विकृति है, उसको हम परवर्जन कहते हैं। फिलहाल डिसेंसी और कर्टसी यहां पर एक दूसरे के सिनोनिम रहेंगे। एंटोनिम बता दीजिए इस बार। आपको वर्ड दिया है अनश्योर। अनश्योर का मतलब क्या होता है? जब आप श्योर नहीं है, आपके अंदर फीलिंग नहीं है, मतलब आपसे, आपको किसी ने प्रपोज किया, कोई लड़की है आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसने कहा कि बेबी आई रियली लव यू, विल यू बी माई वैलेंटाइन। इस तरीके की आप लोगों को प्रपोजल दी गई। अब आप श्योर नहीं है, आपके अंदर फीलिंग नहीं है, आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आप आपको क्या यार, प्लीज गिव मी सम टाइम, राइट नाउ आई एम अनश्योर, मैं अनिश्चित हूं, मैं अशांत हूं। अब इसका मुझे एंटोनिम ढूंढना है। तो दूसरी तरफ जहां पर आप ये कहेंगे यस आई लव यू टू, तो आप क्या है? आप सर्टेन है, आपको भरोसा है। हाँ हाँ, मैं तो पहले से तैयार था, मुझे तो पता था आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो सर्टेन और अनश्योर, ये जो दोनों वर्ड है एक दूसरे के एंटोनिम हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। इंटरेस्टेड, अब आप लोग हो सकता है इसमें ये कहें कि भाई इंटरेस्टेड भी तो इसका हो सकता है। देखो, इंटरेस्टेड में आपकी दिलचस्पी की बात हो रही है, आप दिलचस्पी शो कर रहे हैं, मतलब आप इंटरेस्टेड है। लेकिन यहां पर अनश्योर के अंदर क्या था? आप अशांत है। और अशांत के साथ साथ आप अनिश्चित, आपको पता नहीं है क्या करना है। लेकिन सर्टेन एक ऐसा वर्ड आपको यहां पर नजर आया जिसमें आप ना श्योर है, ठीक है मैं निश्चित हूं। दूसरी तरफ अनश्योर में आप अनिश्चित थे।
तो ये दूसरे के एक दूसरे के क्या बनते, एंटोनिम बनते। इंटरेस्टेड तो आपका एक तरीके से दूसरे में इंटरेस्टेड दिखाना है, ज्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड ही मार्क करेंगे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं है ये। ठीक है। डाउटफुल का मतलब अब आपको पता है कि आप संदेह है आपके अंदर। थॉटफुल का मतलब हो जाता है जब आप विचार करेंगे, आप कहते हैं कि यार मैं सोच के बताऊंगा। तो ये तो एंटोनिम नहीं रहेंगे, सर्टेन और अनश्योर यहाँ पर एक दूसरे के एंटोनिम रहेंगे। ये एक आपको पैरा जंबल सेंटेंस दिया गया है। देखो ये जो जितने भी बड़े वाले स्टेटमेंट होते हैं ना आपसे पैरा जंबल में जो ये पूछते हैं वो बहुत ही आसान होता है, तो इनको लेकर घबराइए मत करिए। ठीक है। समेटिव असेसमेंट इन द असाइनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द एकेडमिक टर्म। अभी आप लोग मुझे बताओगे क्या इससे आप शुरुआत करना चाहोगे, इससे नहीं जम रही है ना बात। ठीक है। दिस न्यू पैटर्न, कौन सा न्यू पैटर्न, अभी इस न्यू पैटर्न के बारे में भी नहीं पता है। दिस सीबीएसई इनवाइसेज टू टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। यहां से हम कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखो ये तो कंटिन्यूएशन में आएगा इस आपके सी वाले का, तो शुरुआत इतना मुझे क्लियर है कि सी से होने वाली है। ऑप्शन में मुझे पता चल गया है कि ए वाले ऑप्शन में ही मेरा सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप उसको फिर कनेक्ट करके देखिए कि लॉजिकली क्या वो सीक्वेंस फॉलो करता है। तो सीबीएसई के अंदर दो टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। अब ये फॉर्मेटिव और समेटिव को आप यूज कर रहे हैं या फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो डी वाले स्टेटमेंट में कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, एंड वो कॉन्वर्जेशन, क्विजेज, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स के जरिए करा जाता है। तो डी करेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो समेटिव असेसमेंट है वो एक असाइनमेंट है स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का, जो एकेडमिक टर्म के एंड में करा जाता है। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, देखो ये ए वाला आपका जो ऑप्शन है ना वो एक सही यहां पर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ओके। चलिए यार, एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढिए जो कि इस अंडरलाइन सेगमेंट को आपका बताएगा। द रेपिटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कांस्टेंट साउंड्स इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबल्स। यार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन्होंने एक प्रकार से आप लोगों को यहां पर दिया है। जो स्टेटमेंट इन्होंने अंडरलाइन में बताया है वो है कि भाई जो द रेपिटेशन, जो बार बार रेपिटेशन है यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स का इन टू या फिर मोर नेबरिंग वर्ड्स, यानी कि उसके दो या फिर आसपास के वर्ड में जो आपको उसका यूजुअली रेपिटेशन नजर आए। आप लोग मुझे बताओ कि इसको मैं अनुप्रास कह सकता हूं। अनुप्रास अलंकार जैसा आपने यूज करा होगा हिंदी माध्यम से अगर आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं। जब हम अनुप्रास अलंकार की बात करते थे तो उसमें क्या होता था ना, जो इनिशियली कॉन्सोनेंट साउंड होता था वो यूजुअली रिपीट करता था। जैसे कि एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, क्या एक एक वर्ड ले लेते हैं कुछ भी, सैली सेल्स सी शेल्स बाई दी सी शोर। मैं यहां पर लिख देता हूं बाई दी सी शोर। अब इसमें देखिए सैली सेल्स सी शेल्स बाई दी सी शोर, ये क्या है, एक अनुप्रास अलंकार है ना। तो ये जो रिपीटेशन हुआ है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का आपके पूरे के पूरे सेगमेंट में एक दूसरे के आसपास, इसको हम यूज करते हैं एलिटरेशन के नाम से। ये जो पहला वाला वर्ड इन्होंने आपको यहां पर दिया है एलिटरेशन, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है कल कोई आपसे पूछा जाए। 6 वर्ड है जिसमें आपको एक ही साउंड पूरे सेंटेंस में रिपीट होता हुआ नजर है। साउंड कहते नहीं है पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पेंकू, पेंकू पकड़े पका पपीता। पकड़ लिया पेंकू ने पपीता। तो चले भी ये वर्ड याद रखिएगा, अलिटरेशन। एपिथेट भी एक कॉमनली यूज्ड वन वर्ड है। ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है या फिर एक फ्रेज है जो कि किसी पर्सन की ना क्वालिटी को दर्शाता है, या फिर कोई चीज जिसको मेंशन किया गया हो उसकी क्वालिटी को दर्शाता है एपिथेट। तो याद रखेंगे इसको भी। एलिगरी भी एक आपका कॉमनली यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये एक नैरेटिव है जिसमें कोई अगर कोई चरित्र है या फिर कोई इवेंट है उसको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर कॉन्सेप्ट में आपका एक्सप्लेन किया जाता है। इसको हम हिंदी में रूपक कह सकते हैं। सिमाइल भी कॉमनली यूज्ड है। ये क्या होता है, उपमा। अभी वो वाला उपमा नहीं है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि जो कंपैरिजन होता है उसमें इन्वॉल्व होता है डिफरेंट काइंड के। तो यहाँ पर एलिटरेशन वर्ड याद रखिएगा। ठीक है। इसमें एरर है किसी में, वो ढूंढना है। while I was walking to the store my friend calls me and ask for a favor। when I was walking, मैं जा रहा था, पुरानी बात है, पास्ट टेंस की बात है, स्टोर जा रहा था। my friends calls me, कॉल्स तो आपका प्रेजेंट वाली बातें करने लग गया। तो मैं ये कहता अगर कि my friend called me and asked, तो ये सेंटेंस सही हो जाता। तो ये जो my friend calls me and ask वाला पार्ट है ना, इसमें गलती है, पास्ट में यूज होना चाहिए था। ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब ये देखो यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिए गए, आपको सीधे सीधे देखना है इस आपके दिए गए
सेंटेंस में इसका मतलब क्या निकलना चाहिए? इन एनी टाइम्स ऑफ क्राइसिस देयर इज ऑलवेज वन मूवमेंट दैट साउंड स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल द अदर्स। तो यार ये मोमेंट होता है ना, पल, तो ये वाला मोमेंट होना चाहिए था ना, ये मूवमेंट थोड़ी ना होता है, ये मोमेंट होता है, क्षण, पल। ठीक है। एंटोनिम ढूंढना है, ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है लेट, अबे लेट का मतलब क्या होता है? देर से। और अगर आप अर्ली आ जाए तो आप जल्दी आ गए, इसमें कुछ एक्सप्लेन तो नहीं करना है ना, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ेंगे फिर। वन वर्ड सब्सटीट्यूट, शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। एक शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। अब देखो ये एक ऐसा वर्ड है जो कि शायद आप लोगों को ना पता हो। तो आपने देखा होगा ना, वो बंदूक होती थी जो सिपाहियों के पास होती थी, उसके आगे ना एक स्वॉर्ड भी निकलती रहती थी, फिर उसको ऐसे मार मार के देखते थे कि कोई घुसा तो नहीं हुआ इसमें, है ना। उसको बैरन कहते हैं यार। अगर हो सकता है नहीं पता हो आपको, बट आगे के लिए याद रख लीजिएगा कि वो बॉरन होता है वो। ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है, बेयोनेट। बेयोनेट का मतलब होता है ये, नहीं यार बैरन नहीं, ये आपका ये होता है, बेयोनेट होता है। सॉरी, मैंने ये गलत बताया आपको। वो जो तलवार होती है ना, उसको बेयोनेट कहते हैं, बैरन नहीं कहता है। बैरन अलग है। बैरन का मतलब, बैरन ना एक जैसे ये ब्रिटिश नोबिलिटी हुआ करती थी, उसमें लोएस्ट ऑर्डर हुआ करता था। ये जो बेयोनेट है ये होता है, ये स्वॉर्ड जो होती है आपकी उस गन के आगे। सो ये मेरी अपॉलॉजी ले लीजिएगा प्लीज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो कि इस ब्लैंक के अंदर आप फिल कर सकते हैं। द मदर कुडंट सच एन इंसल्ट फ्रॉम हर सन इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। तो माता जी की उनके बेटे ने दूसरों के सामने बेइज्जती कर दी या फिर उनकी इंसल्ट कर दी। तो मदर कुडंट क्या, मदन कुडंट बियर आना चाहिए। अब ये बियर अलग अलग प्रकार के दिए हैं यहाँ पर आपको। तो वो बियर जिसमें आप सहन कर रहे हो, तो वो वाला बियर होता है ये, सहन करने वाला। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वाली बियर के बारे में तो सुना होगा आपने, बियर। ये जो बैर है, इस बैर का मतलब होता है जब आपने कोई चीज पहनी नहीं हो, आप नंगे हो, नंगा, तो वो बैर होता है। ये बायर का मतलब आपको पता है, ये एक फ्रेम होता है जो आपका मूव करता है ना, वो अलग चीज है वैसे। तो बियर है जिसका मतलब सहन करने वाली बात थी। चलिए भाई, ये आपको सेंटेंस वो वाला बताना है जिसके अंदर ना स्पेलिंग एरर है ना, जिसमें स्पेलिंग एरर है। पहला है, फर्मेंटेड एप्पल जूस इज टाउटेड, टाउटेड सही है, टू हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट, दो मोस्ट आर एनेक्डोटल एंड नॉट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक फैक्ट्स। कोई नजर आई इसमें गलती? मेरे को तो नहीं नजर आई इसमें। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू एक्नॉलेज देयर ह्यूमैनिटी एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर इन्वेंशंस। ये भी मुझे कोई गलती नजर नहीं आई है। Intriguing as it is, the house was never sold because it was thought to be haunted. ये वाला भी ठीक लग रहा है, इसमें भी मुझे कोई गलत नहीं लग रहा है। There are many beliefs about the beliefs. आप लोग मुझे बताओ, there are many beliefs, ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई चीज को कि वो सही है ना। अब आप लोग मुझे बताओ कि बिलीव्स यहाँ पर सही जा रहा है क्या? देर आर मेनी बिलीव्स अबाउट द एंशियंट आर्टिफैक्ट्स that some of them are paternally not true। ये बिलीव्स नहीं होना चाहिए, बिलीफ की बात हो रही है ना, कि कुछ एंशियंट आर्टिफैक्ट्स जो है वो पेटेंटली ट्रू नहीं है, तो ये बिलीव्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आपका बिलीव्स आना चाहिए। बिलीव्स का मतलब क्या होता है? जो मान्यताएं होती हैं, तो आपकी ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं एंशियंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में, बिलीव्स नहीं आएगा, ये बिलीव्स आना चाहिए था। ये फोर्थ वाले में एरर थी यार। ठीक है, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा इसमें। ईडीएम जो कि सब्स्टिट्यूट करेगा, ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट ड्यू टू हर ड्यू टू हर impoverished state, most of her relatives treated her with contempt। treated her with contempt मतलब वही है कि उसको थोड़ा सा ऐसी नजरों से देख रहे हैं कि गलत आदमी है। तो जब हम किसी को गलत नजरों से देखते हैं तो गिव अ वाइड स्पेस टू हर, नहीं। टर्न्ड अप देयर नोज एट हर, ये वाला जो ईडीएम है ये जाएगा भाई। टर्न्ड अप देयर नोज एट हर, ये वाला जो आपका ईडीएम है ना, इसका मतलब होता है जब आप किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे उसने ना बहुत ही घृणित काम करा है, तिरस्कार करना किसी का, तो ये वाला ईडीएम जाएगा यार इसमें। टर्न्ड अप देयर नोज एट हर आपका इसमें आएगा। ठीक है।
फिर से पहला जंबल सेंटेंस है, हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट लीड टू सक्सेस द जर्नी मे सीम। अब देखो इनिशियल पार्ट हमें ढूंढना है, हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस से हम शुरुआत कर सकते हैं। जो हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस है, क्या वो क्या करता है, लीड टू सक्सेस करता है, नो मैटर कितनी डिफिकल्ट आपकी जर्नी आपको लगे। तो आपका क्या आएगा, हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस लीड टू सक्सेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी में सेम, POQR। ये सी वाला ऑप्शन जाएगा भी इसमें लॉजिकल सीक्वेंस का, अगर आप वो देखते हैं तो। ठीक है, आ गया ये भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन आपको बताना है इस ब्लैंक के अंदर। रूबी गेव हर मदर अ हग एंड ऑफर्ड टू नीड द, क्या नीड द, अब देखो ये जो रूबी है उसने अपनी माता जी को हक किया और उसने ऑफर किया कि वो क्या करेगी, नीड करेगी। अब जो यहाँ पर वर्ड आएगा ना, ये नीड पहले है क्या, आपको इसके बारे में भी तो आना आना चाहिए ना, कि नीड एक प्रोसेस है जो कि जो ना वो आटा गूंदने वगैरह वाली चीज से आपका यूज होता है। तो मैं एक फ्लावर बनाऊंगा ना, फ्लेवर मतलब आटा बेसिकली, तो फ्लेवर आटा गूंदना, नीड द फ्लेवर, आप आटा ही तो गूंदते हैं, फ्लेवर मतलब आटा, व्हीट्स का जो आटा होता है। तो नीड द फ्लेवर, आप आटा गूंदने की बात कर रही है, तो ये फ्लावर ये वाला फ्लेवर आएगा इसमें। ओके, ईडीएम का मतलब बताना है, लेट दी डस्ट सेटल, मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसका आप ना निश्चित होने की वेट करता है कि भाई एक बार ये सिचुएशन क्लियर हो जाए, है ना, तब आप उसके ऊपर कोई डिसीजन लेंगे। तो वेट फॉर द सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका इस गिवन ईडीएम का रहेगा, लेट द डस्ट सेटल। अब जैसे किसी का किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि भाई काम करता है अभी नहीं बोलता है, तो कहते हैं कि लेट द डस्ट सेटल बिफोर इस बात को हम दोबारा से डिस्कस करें। ओके, ये है जी आपका फिर क्लोज टेस्ट आ गया है। चलो इस पर फिर चर्चा करते हैं। द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी occurred in leading to extreme weather events that bring heat waves and droughts, devastating floods and increasingly powerful hurricane and tropical storms. The combination of these factors means the impact on human health and increasing and is accelerate. But there is a room for hope, particularly if government take action now. The pledges made at Glasgow in November 21 and go further in resolving the climate crisis. WHO government has led the just equitable fast phase out of fuels. यार ग्लोबल क्लाइमेट बढ़ रहा है, कई सारे उसकी वजह से फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इस मीटिंग के अंदर कई सारे प्लेजेस लिए कि सरकारें काम करना चाहिए। इस हिसाब से आपका ये पैसेज है, चलो भरना स्टार्ट करते हैं। The rise in global temperature already occurred. The rise in global temperature that has already occurred. That is which have, तो that has सही रहेगा ना भी इसमें। The rise in global temperature that has already occurred in leading to extreme weather. तो यहाँ पर ये पैसेज आपको ये तो रेफर कर रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर में आपका राइज हुआ है, और ये सिंगुलर नाउन है, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, और वो ऑलरेडी भी हो चुकी है, तो दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड आपका इसमें सही जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे भाई, ये है लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दैट ब्रिंग हीट वेव्स, दैट ब्रिंग मैक्सिमाइज हीट वेव्स, माइल्ड हीट वेव्स, इंटेंस हीट वेव्स या माइनर हीट वेव्स। यार यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए, तो दैट ब्रिंग इंटेंस हीट वेव्स आपका यहां पर आएगा, इंटेंस हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स, डिवास्टेटिंग फ्लड्स, हमें उसका मैक्सिमम मतलब नेगेटिव इंपैक्ट निकालना है ना, तो इंटेंस हीट वेव्स आपका यहां पर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। तीसरा कहां पर है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स मीन्स द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इज इंक्रीजिंग एंड इज एक्सक्लेट एंड इज लाइकली टू एक्सक्रेट बेयरली टू रेयरली टू हार्डली टू। यार ये जो कॉम्बिनेशन है सारे के सारे फैक्टर्स का, इनका मतलब ये है कि जो इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ वो क्या है, इंक्रीजिंग है, एंड इज लाइकली टू एक्सक्रेट, लाइकली मतलब बढ़ेंगी, ये एक्सक्रेट होगा। तो ये लाइकली टू यानी कि जब आप अनुमान लगाते हैं किसी चीज का, है ना। चलिए आगे देखेंगे चौथा वाला, पर्टिकुलरली इफ गवर्नमेंट टेक एक्शन नाउ टू द प्लेजेस, टेक एक्शन नाउ टू टेक द प्लेजेस। देखो टेक द प्लेजेस का मतलब होता है जब आप कोई शपथ ले रहे होते हैं, है ना। वॉच द प्लेजेस, कीप द प्लेजेस, ऑनर द प्लेजेस आपका एक करेक्ट फेज है जो कि एक्चुअली में यूज करा जाता है। जब आप ऑनर करते हैं, ऑनर दी प्लेजेस करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो आपने प्रॉमिस किया है उसके अकॉर्डिंग में आपने एक्ट करना है, तो ऑनर द प्लेजेस होना चाहिए। ठीक है, फिर है WHO, अच्छा आगे बढ़ना है ना हमें, पहले आगे तो बढ़ो। WHO
इज गवर्नमेंट्स, WHO इज कॉलिंग फॉर गवर्नमेंट्स, कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट्स, कॉलिंग एट गवर्नेंस या कॉलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स। देखो WHO क्या कर रहा है, जो सरकारें हैं, उनसे अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए होता है कॉलिंग ऑन, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट्स का मतलब हो जाएगा कि सरकारों से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप एक्शंस लीजिए, तो कॉलिंग ऑन आपका यहां पर आना चाहिए, बी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। ठीक है।